नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने, श्रोताओं ने मुझे बार बार पिछले 2-3 महीनों में एक सवाल पूछा है। कुछ लोगों ने बताया भी कि जो हिंदी में या मराठी में मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप उनको जवाब क्यों नहीं देते? उनका जो झूठ बार बार लगातार बोला जा रहा है, उस झूठ का पर्दाफाश आप क्यों नहीं करते? कभी कभी मैं कर लेता हूँ, लेकिन ना करने का कारण भी बता दूँ। पिछले 3-4 महीनों से आशुतोष का सत्य हिंदी हो, अजीत अंजुम का चैनल हो, या हमारे अशोक वानखेड़े अलग अलग चैनल पर आते हैं, रवीश कुमार का चैनल हो, ऐसे चैनल पर जो झूठी अफवाहें, खबरें फैलाई जाती है, ना तो मैं उनको देखता हूँ, ना उनके जवाब देना चाहता हूँ, ना उनका पर्दाफाश करना चाहता हूँ। असलियत ये है कि पिछले 3-4 महीनों से मैंने इन लोगों के चैनल या डिबेट देखना भी बंद कर दिया है, क्योंकि जो झूठी बोलने वाले हैं या झूठ ही बोलते हैं, जो तर्कहीन बोलते हैं, जिसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, तो उसका पर्दाफाश करने से मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बीजेपी के भी समर्थक हैं जो इन लोगों का चैनल जानबूझकर देखते हैं, गाली भी देते हैं वहाँ जाके। मेरी समझ में नहीं आता, अगर आप मानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनके सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, बयान होते हैं, विश्लेषण होता है, वो अगर तथ्यहीन और तर्कहीन है तो वो सुनने के लिए उनके चैनल पर जाने की ज़रूरत क्या है? इसलिए मैं जाता ही नहीं। कभी कभी अभी देखो, कोई एक आशुतोष या कोई अजीत अंजुम की बात ले लो, क्या यहाँ तो बीजेपी के 8 सीटें फंस गई, पूर्वांचल में ये हो गया कि बीजेपी के उम्मीदवार फंस गए, यहाँ तो अमित शाह फंस गए, पलड़ा पलट गया, हवा बदल गई, ये इनके हेडिंग होते हैं, और उसमें वो मनचाहे कुछ भी बात बोल देते हैं जिसमें कोई तथ्य होता ही नहीं। अब एक बात सुनिए कि अगर बिहार हो, बार बार ये बोला जाता है इनके चैनल पर कि बीजेपी बहुमत कैसे गंवाने वाली है, और इसके लिए इनको बताना पड़ता है कि बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, ये 4 स्विंग स्टेट्स है, और यहाँ से बीजेपी 40, 50, 60 सीट गंवाती है, तो बीजेपी को बहुमत गंवाना पड़ेगा और फिर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये इनका ढांचा है। इस ढांचे के इर्द गिर्द इनका आर्गुमेंट रहता है। अब ये कभी नहीं बताएंगे कि भाई हाँ, उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें हैं जहां बीजेपी मार खाने वाली है, इसलिए बीजेपी की पिछले चुनाव में जो 62 सीटें थी वो घटकर 50-55 पर आ जाएगी। 5-7 सीटें बताइए कि जहां बीजेपी हारने वाली है। बंगाल हो तो बंगाल में वैसा ही कोई सीट या इलाका बताइए कि जहां बीजेपी हारने वाली है। महाराष्ट्र की बात ले लो तो महाराष्ट्र में उद्धव के लिए, पवार के लिए बहुत सहानुभूति है। ये बार बार लगातार ऐसा झूठा बोलते रहते, लेकिन अगर बीजेपी कुछ 50-60 सीटें हारने वाली है तो कांग्रेस की सीटें कहाँ बढ़ने वाली है वो तो बताना पड़ेगा। क्योंकि यूपी हो तो कांग्रेस वहाँ 17 सीटें लड़ रही है। पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, वही सोनिया गांधी इस बार रायबरेली तक नहीं लड़ रही है। पिछली बार 71 से घटकर बीजेपी यूपी में 62 सीटों पर आ गई, लेकिन उस वक्त मायावती और अखिलेश, सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, जिन्होंने बीजेपी की 9 सीटें घटवाई थी। इस वक्त तो मायावती और अखिलेश अलग अलग लड़ रहे, और मायावती की जाने के कारण जितना वोट शेयर घटता है गठबंधन में,
उतना तो कांग्रेस लाने वाली है नहीं। कांग्रेस पास हर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3% वोट है, मायावती के पास 12-13% तो वोट थे। तो जो मायावती गठबंधन से दूर जाने के बाद अखिलेश की हालत हुई है, उसकी भरपाई कांग्रेस करने वाली नहीं है, तो बीजेपी कौन सी सीट गंवाएगी? उल्टे 62 से लेकर 72-75 तक बीजेपी जा सकती है। तो ये डिटेल जो है वो अगर वो बता नहीं सकते तो झूठ बोलते रहते, यहाँ सीटें फंस गई, वहाँ से वो हो गया। अब पिछली बार मायावती भी साथ थी और जयंत चौधरी भी साथ था, वो भी बीजेपी के साथ निकल गया, मायावती अकेली लड़ रही है। तो अखिलेश की ताकत घटी है और कांग्रेस इतनी सशक्त नहीं कि अखिलेश को साथ देकर बीजेपी को परास्त कर सके। तो ये डिटेल में नहीं जाएंगे, हवा में बातें करेंगे और इतना कल्पना विलास करते कि हिंदी फिल्म भी इनके सामने झुक जाए, इनको सलाम करे कि भैया हमको ऐसी स्टोरी या फिल्म बनाने के लिए दे दीजिए। अशोक वानखेड़े या अजीत अंजुम जब ये खुलकर लोगों से बात करते और कोई बीजेपी को वोट क्यों देता है ये अगर बोलेगा तो ये इसके पाँव छू जाते हैं कि भैया ठीक है। लोगों को पूछते काम क्या हुआ है, अरे कोई काम आपको दिखाएगा ज़रूर, लेकिन वो काम देखने के लिए आंखों की ज़रूरत होती है। आप दिमाग से नहीं देख सकते, आपको आंखें खोलनी पड़ेगी। और जो चीज़ सामने है, सूरज निकला है तो सूरज निकलने से सुबह नहीं होती, इंसान की आंखें खुली होनी चाहिए। जो सूरज निकला है वो देखने के लिए आंखें होना ज़रूरी होता है। आप अगर अंधे हो जाओ तो आपके लिए तो सूरज उगने से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे लोग जो YouTube वीडियो बनाते हैं या चैनल पर जाकर जो लंबी लंबी आर्गुमेंट चलाते हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये भूलते हैं कि बेरोज़गारी और महंगाई हमको स्वतंत्रता आज़ादी मिलने के बाद से लगातार चलते आए हुए प्रश्न है, सवाल है, समस्या है। ये भूल जाते हैं कि 20 साल पहले आमिर खान ने एक फिल्म बनाई थी, पीपली लाइव नाम की फिल्म बनाई थी और बहुत पॉपुलर हुई थी फिल्म। उस फिल्म का एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। 20 साल पहले की 2003-4 की बात कर रहा हूं मैं। उस फिल्म में गाना था, सैयाजी बहुत ही कमाते है, दायन महंगाई खाए जाते हैं। ये दायन महंगाई कहाँ से आ गई? अगर महंगाई मोदी के ज़माने में आई है तो 20 साल पहले जब वाजपेयी लोकसभा का 2004 का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त आमिर खान के फिल्म में गाना कहाँ से आ गया? दायन महंगाई खाए जाते। सैया की जो कमाई है वो पूरी की पूरी कमाई महंगाई खाती है। तो महंगाई तो 2004 से है। 2004 की बात छोड़ो, 1970 की बात मैं करूंगा, जब महाराष्ट्र में सब विरोधी दलों की महिलाएं मिलकर एक महंगाई विरोधी महिला समिति चलाती थी, आंदोलन करती थी। दिवाली के समय चीनी सस्ती मिलनी चाहिए, चीनी राशन पर मिलनी चाहिए, इसके लिए आंदोलन चलता था। 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। महंगाई विरोधी महिला कृति समिति नाम का संगठन हुआ करता था। तो उस समय की महंगाई कहाँ की आई? उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी। तो आज अचानक महंगाई 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 ये बात चल रही है। मैं जब जवान था, यंग था, 70 के ज़माने में जो युवा विद्यार्थियों के आंदोलन चलते थे, मैं उसमें से आंदोलक हुआ करता था। बेरोजगार इंजीनियर, बेकार इंजीनियर,
ये उस वक्त का बहुत हॉट सब्जेक्ट था। इंजीनियरिंग पढ़े लिखे लड़के, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। ये तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस वगैरह जो कंपनियां खड़ी हो गई, इंटरनेट, स्मार्टफोन वगैरह आ गए, कंप्यूटर आ गए, उसके बाद इन बेकारों को, बेरोजगार इंजीनियरों को ये आईटी वालों ने काम दे दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां खड़ी हो गई वो सरकार ने नहीं बनाई है, वो प्राइवेट उद्योगपतियों ने बनाई है। उसमें से बहुत सारे बेकार इंजीनियरों को नौकरी मिल गई। ना इंदिरा जी ने वैसी नौकरी दी, ना राजीव गांधी ने दी थी। सवाल ये है कि बेरोजगारी, महंगाई इतनी बड़े मुद्दे हैं। ये तो बड़े मुद्दे पिछले 70-75 साल से है। जिनको इसका पता ही नहीं, वो आज के पत्रकार, संपादक, राजकीय विश्लेषक बन गए और मानते हैं कि आजकल पिछले 10 साल में अचानक से महंगाई आ गई, अचानक से बेरोजगारी आ गई। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब क्या बेरोजगारी नहीं थी, महंगाई नहीं थी? कितना झूठ बोलोगे। लेकिन एक बात होती है, जब इंसान लगातार बार बार झूठ बोलता है और बोलते ही रहता है, पूरी शक्ति लगाकर झूठ बोलता है, तो लोगों को पहले पहले थोड़ा विश्वास होता है। लेकिन जब लोगों को समझ में आता है कि ये सरासर झूठ बोल रहा है, ये कोई नई बात तो बोल नहीं रहा है, तो लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाता है। और इसी कारण से बहुत सारे संपादक, पत्रकार, नाम वाले पत्रकार, ख्यातनाम पत्रकार बेकार हो चुके हैं, यूट्यूबर बन गए और फिर भी मोदी को गाली गलौज कर रहे हैं। इनकी ही नाम मैंने गिनाए, अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, अशोक वानखेड़े हो या कोई आशुतोष हो, इनकी नौकरियां तक चली गई क्योंकि इनका झूठ चैनल पर लोग सुनना नहीं चाहते थे। ये आजकल यूट्यूबर है, लेकिन पिछले 15-20 साल से ये नामचीन न्यूज चैनल के संपादक हुआ करते थे, एंकर हुआ करते थे। लेकिन इनका झूठ कान काटने लगा, तब लोग इनकी चैनल देखना बंद कर दिए, तो चैनल के मालिकों ने और कंपनियों ने इनको धक्के मारकर बाहर कर दिया, तो अब ये यूट्यूबर बन गए। लेकिन वही झूठ परोस रहे जो न्यूज चैनल का संपादक होते हुए झूठ परोस रहे थे। तो इन्होंने 2014 में भी मोदी को कोई वोट देने वाला नहीं, ये छाती ठोक कर बोला था। लेकिन 7 लोकसभा चुनाव के बाद मोदी ने सिंगल पार्टी मेजॉरिटी लाकर दिखा दिया, चमत्कार किया। 2019 में यही लोग राहुल गांधी की साइड लेकर बोल रहे थे चौकीदार चोर है। राफेल घोटाला क्या हुआ? मोदी की ताकत बढ़ गई, मोदी की संख्या बढ़ गई, बीजेपी की संख्या बढ़ गई। जिनकी मेजॉरिटी जाने वाली है, यही भविष्यवाणी यही लोग कर रहे थे जिनके नाम मैंने गिनाए हैं। फिर भी मोदी 20-25 सीट ज़्यादा लेकर, मेजॉरिटी लेकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनकी भाषा नहीं बदल रही है। ये तथ्य जानने की प्रयास भी नहीं करते और इसलिए पिछले कुछ महीनों से ये मोदी जी को हरा रहे हैं। और इसलिए मैंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था कि 2024 तक मोदी जी रोज हारेंगे, टीवी के चैनल पर हारेंगे, टीवी के डिबेट में हारेंगे। यूट्यूबर जो मोदी के खिलाफ है उनकी चर्चा में हारेंगे। और उसमें मोदी को कोई दुख नहीं है, क्योंकि मतगणना के दिन मोदी जी को जीतना है। मोदी जी जीतेंगे ज़रूर, लेकिन मतगणना के दिन जीतेंगे। और उसके बीच मतगणना के पहले दिन तक ये मोदी जी रोज चुनाव में हारेंगे, क्योंकि डिबेट में टीवी के चैनल पर हारने से कोई मतलब नहीं है। मतगणना में जीतना ज़रूरी होता है,
उसका कोई मतलब होता है, उससे गवर्नमेंट आती है, टिकती है या बदलती है। अगर मोदी को मतगणना में जीतना है तो रोज के टीवी डिबेट में, यूट्यूब के डिबेट में हारना ही पड़ेगा। तो लेकिन ये झूठ जब कान काटने लगा, बहुत तकलीफ होने लगी, अपने भी दिमाग को जंग पकड़ता ऐसा लगने लगा, तब से पहले पिछले 6 महीने से मैंने इन लोगों का सब वीडियो वगैरह देखना बंद कर दिया। बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि यही बात मतगणना के बाद सुनने में बड़ा मजा आएगा कि कैसे मोदी जी फंस गए, कैसे ममता दीदी ने अमित शाह को फंसा दिया है, कैसे अखिलेश ने बाजी पलट दिए। ये जो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें हैं वो 5, 6, 8 जून को सुनने में बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है। 4 जून की मतगणना होगी, उस दिन भी हर चैनल पर चर्चा चलेगी, डिबेट चलेगी, वो तो मैं देखने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ। इसलिए 5 जून के बाद मैं टीवी चैनल कम देखूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये आशुतोष, अजीत अंजुम, इनकी जो बेवकूफ़ी वाली बातें पिछले 6 महीने से चल रही है, बनाई गई है और यूट्यूब पर पड़ी हुई है, वो मैं 5 जून के बाद सिलेक्ट कर करके सुनूंगा, कॉमेडी शो करके देखूंगा। क्योंकि यही तो 5 जून के बाद एक सबसे बड़ा कॉमेडी शो बनने वाला है, जो इन लोगों के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर वो सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि जहां मोदी जी बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए, ये 6 महीने पहले कैसे फंसे थे, ये सुनने में तो बड़ा मज़ा आएगा। हमारे ही पास दिमाग है, हम ही सोचने वाले हैं, हम ही बुद्धिजीवी है, ऐसा दावा करने वाला कितना पागल होता है, वो सुनने में बड़ी कॉमेडी हो सकती है। इसलिए मैंने मेरा समय बचा के रखा है। 5 जून के बाद 10 जून तक 4-5 दिन मैं लगातार ये सब यूट्यूब पर जो मोदी पर टीका टिप्पणी करने वाले, मोदी को हराने वाले लोग हैं, उनके वीडियो मैं लगातार एक के पीछे एक देखूंगा और उसका बड़ा आनंद लूँगा। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 4 जून तक इन लोगों की कोई भी बात मत सुनिए। 4 जून के बाद यानी मतगणना पूरी होने के बाद ये खुद ही बताएंगे कि हम कैसे बिल्कुल पागल और बेवकूफ़ है, हमको अंदरूनी बातें कैसी समझती नहीं। ऊपर ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शायद अंडर करंट था। ना बोलने वाले लोग मोदी को जिताने वाले थे और हमसे बोलने वाले लोग तो मोदी को हराने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए हम कैसे बेवकूफ़ है, और बेवकूफ़ है इसीलिए तो हमें सब राजनीति समझ में आती है। इस ढंग का जो कॉमेडी शो इन लोगों का 4-5 जून के बाद होने वाला है, मैं वो देखना चाहता हूँ, वो देखना चाहता हूँ। अपने ही गाल पर ये थप्पड़ कैसे मारते हैं, अपनी ही बात गलत कैसी है, गलत कैसी थी, इसका विश्लेषण जब आशुतोष करेगा, अजीत अंजुम करेगा, वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। अशोक वानखेड़े ईवीएम को गाली देगा, रवीश कुमार मिडिल क्लास को गाली देंगे, योगेंद्र यादव अपनी दाढ़ी वाले गाल पर थप्पड़ कैसे मारेंगे, ये देखने में बड़ा मज़ा होता है दोस्तों। आज की उनकी बातें आपको इरिटेट करेगी, विचलित करेगी। इसके बजाय 5 जून के बाद इनकी बातें सुनो, इनकी पुरानी बातें सुनो, बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं वो मज़ा लेने वाला हूँ, आप भी वो मज़ा जोर शोर से उठाइए। इतना ही बोलकर रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।